अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल 2026-27 के बजट की, जो शदीद सियासी हंगामा राई और अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान पेश कर दिया गया। एक तरफ हुकूमत इसे अवाम दोस्त बजट करार दे रही है, जबकि दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी इस बजट पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 2170 अरब रुपए का बजट पेश करते हुए सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे, जबकि कम अज कम उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत का दावा है कि तालीम, सेहत, अमन अमान, तरक्की मनसूबों और जमशुदा अजला के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बजट वाकई अवामी मसाइल का हल साबित होगा या सिर्फ आदादो शुमार का एक मजमुआ है। दूसरी जानब सियासी सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो गई है। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने बजट पेश करने के फैसले पर खुलेआम तनकीद की है। उनका मौक़िफ़ है कि बजट को सियासी दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और कम अज़ कम बानी से मुलाकात और इलाज के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाना चाहिए था। यह तनकीद इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इससे कबल सिर्फ 3 माह का अबूरी बजट पेश करने की तजवीज़ भी पेश कर चुके थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियासी हिकमत अमली के बजाय इंतजामी ज़रूरत को तरजीह दी है, और क्या पार्टी के अंदर इस मामले पर इख्तलाफात मजीद बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ पीटीआई नाराज अरकान ने आज भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत नहीं की है। इत्तलात है कि केपी हुकूमत बजट पास कर पाएगी या नहीं, इस हवाले से भी कहा जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात के हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शफकत अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम केपी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। इसके अलावा हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं, रेहान हाशमी साहब। सर, आपके भी मशहूर हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस बजट के हवाले से बात करेंगे, ओवरऑल वफाकी बजट पे भी बात होगी, और क्या इन बजट जिन्हें कहा जाता है कि ये बजट जो होते हैं एक आम आदमी के लिए लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, एक आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि इसमें होता क्या है। तो इस पे ज़रा आसान करके कोशिश करेंगे इन मामलात को सुलझाने की, ताकि एक आम आदमी समझ सके क्या कोई वाकई बेहतरी आ रही है या वही हर साल की तरह एक लफ्ज़ों का गोरख धंधा आवाम के सामने रख दिया गया है। डॉक्टर शफकत अयाज साहब, चूँकि आप स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम हैं, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ कि ये अलीमा खान साहिबा की जानिब से बारहा कहा जाता रहा। हमने 2 हफ्ते पहले भी देखा जब सुहेल आफरीदी अडियाला के बाहर उनके साथ बैठे थे, तो अलीमा खान साहिबा ने कैटेगोरिकली कहा था कि आप बजट पेश ना करें। लेकिन उसके बाद ये भी तजवीज़ आई कि अबूरी बजट 3 माह का हो सकता है, फिर बजट पेश कर दिया गया। तो सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर कितना प्रेशर है इस हवाले से? लेकिन उसमें सिर्फ हमने वाज़ेह करना था कि चूंकि फेडरल जो है वो बारहा हमें ये कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दे दें, क्योंकि उन्होंने तो कुछ करना नहीं है, ना उन्होंने इस हुकूमत और मुल्क को चलाना है, ना आवाम के लिए कुछ करना है। और आपने देख भी लिया कि वो 1200 अरब रुपए उनको रिक्वायर्ड है। तो वो ये चाह रहे थे कि जिस तरह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कटौती करके हमें दे दे, क्योंकि हमारी तरफ से तो हम कोई बड़ा काम कर नहीं रहे, तो आपकी ही पैसों पे इस फेडरल हुकूमत को हम चलाएं। तो हमने उनको वाज़ेह करके बताया था कि हम तभी आपको पैसे देंगे कटौती करके, कि जब हमारी मुलाकात खान साहब से होगी। और आज आपने देखा भी कि हमने जो बजट पेश किया है तो उसमें सीएम साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम जो है आपको कोई भी पैसे नहीं देंगे, और अगर देंगे भी तो वो इसी शर्त पे देंगे कि जब आप हमारी मुलाकात खान साहब से कराते हैं, क्योंकि वो इस पार्टी की लीडर है और हुकूमत उनकी हुकूमत है। तो उनकी इजाजत से हम आपको पैसे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। वो उनकी मुलाकात पे इन्हिसार करता है। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि जब ये बजट हम पेश कर रहे थे तो आपने देखा कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और फेडरल में जो बजट पेश किया गया है उसके मुकाबले में अल्लाह के फजल से उनकी तरजीहात जो है वो रोड्स और पुलें हैं। हमारा हमारी तरजीहात जो है वो सेहत है, इलाज है, अवाम है, अवाम के लिए पैसे हैं। आपने देखा कि वो 40,000 रुपए दे रहे हैं, हम 45,000 रुपए हमने मुख्तस कर दिए हैं। फिर आपने देखा कि सेहत पे हमने तकरीबन कोई 334 अरब रुपए रखे हैं।
फिर अगर आप पंजाब को देख ले तो उनके उनका सूबा, और आप अगर उनके हुजम को देख ले तो उनकी कितनी आबादी है, 12 करोड़ तक, और हमारी आबादी 4 करोड़ है। फिर भी आप देखें कि उन्होंने हमारे मुकाबले की पैसे नहीं रखे। फिर अगर आप एजुकेशन पे देख ले तो हमने तकरीबन कोई 468 अरब रुपए रखे हैं और उन्होंने 600 अरब रुपए रखे हैं। तो फिर आप ये अंदाजा करें कि अगर उन्होंने हमारी ही आबादी को देख के मुकाबला करना था तो उनका बजट एजुकेशन के लिए कम से कम कोई 1200 से ज्यादा अरब रुपए होने चाहिए थे। अगर आप देख ले तो 5400 अरब रुपए उनका हुजम बनता है, हुजम के हिसाब से टोटल बजट। लेकिन वो उनकी तरजीहात एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, अवामी यानी कि ह्यूमन मैनेजमेंट नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो बजट हमारा पास होगा तो आप देखेंगे कि जो हमने चीजें रखी हुई हैं उसमें इंसान जो है वो तरक्की करेगा, हमारी आवाम तरक्की करेगी, वो चाहे सेहत के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बजट हमारा ये बजट तमाम के हवाले से बजट जाहिर से है जबरदस्त आदादो होगा। शुमार जो है डॉक्टर साहब वो तो कोई फाइनेंस एक्सपर्ट ही इस पे ज्यादा बेहतर बता सकता है। मैं जानना ही चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी कंफ्यूज थी क्या इस बजट को पेश किया जाए ना किया जाए? क्योंकि सेक्रेटरी जनरल ये कह रहे हैं कि अबूरी बजट पेश किया जाएगा, फिर वो नहीं हुआ, पूरा बजट पेश कर दिया गया। इससे पहले कहा गया कि जब तक मुलाकात नहीं होती बजट पेश ही नहीं किया जाएगा। तो अब जो खान साहब की बहनें हैं उनकी जानिब से, और हमने देखा अच्छा बुशरा बीबी की जो हमशीरा हैं मैं मरियम रियाज भट्टो साहिबा, उन्होंने भी खुल के तनकीद की है। तो कोई इख्तलाफात मुस्तकबिल में बढ़ते जाएंगे फिर, इसका मतलब है? नहीं, इरफान साहब, मैं एक बात आपको वाज़ेह करके दूँ कि देखिए, ये जब बात हुई थी सीनियर लीडरशिप की तरफ से या खान साहब की बहनों की तरफ से, तो वो ये मौक़िफ़ था कि ये जो कटौती के बारे में बात कर रहे हैं, उस कटौती पे हम जो है खान साहब से बात करेंगे। अच्छा। दूसरी बात ये है कि आपको एक हुकूमत मिली है, तो हम्म। बजट तो आप पास करेंगे। अगर आप बजट पास नहीं करेंगे, तो आईन और कानून जो है वो फिर आपको रोकेगा उस जगह पे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हम आईन और कानून को तो हाथ में नहीं ले सकते। चले, ये तो बहुत सीएम अच्छी साहब बात ने है। ये जो फैसला ये किया है, बेहतरीन है। ये सीएम साहब का फर्द वाहिद का फैसला नहीं था, ये इसमें पूरी लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व थी। हाँ। और आपने खुद कहा कि 8 घंटे है कि 12 घंटे पहले अलीमा खान साहिबा ने जो है खुद ट्वीट किया था और उसने ये भी बात की है कि किन शराइत पे जो है ये हम बजट पेश कर रहे हैं। तो ये जो बजट हमने पेश किया है, नो डाउट ये खान साहब से हमारी मुलाकात भी होगी। अगर नहीं होगी तो वो जो तकरीबन कोई 1500 अरब रुपए इनको चाहिए हमारी सूबे से, वो हम नहीं देंगे। फिर आपने देखा कि हमने सरप्लस भी नहीं रखा, हमने हम्म। 48 अरब रुपए डिफिसिट हमने रखा हुआ है। और हमने ये भी कहा है कि इंशाल्लाह अगर ये डिफिसिट हमने पूरा भी करना हुआ तो हम अपने सूबे से करेंगे। ये जो बजट है, ना हमने किसी बैरूनी कर्जे पे हम ये पेश कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये मतलब अपने किसी सूबे से कर्जे हम पे अब ये निसार नहीं है मसाइल। आपका। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं आगे चल के इस हवाले से आपसे बात करूंगा। सोबिया शाहिद साहिबा मुस्लिम लीग नून से हैं, केपी की असम्बली का हिस्सा है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने वक्त दिया। लेकिन मैं पहले रेहान हाशमी साहब की जानिब जाऊंगा, उनसे ये सवाल है मेरा। हाशमी साहब, ये सिंध का बजट भी पेश होता है और बहुत सारे ऐसे बजट पेश हुए हैं जिनके आप ऐनी शाहिद भी रहे हैं। तो चूंकि आप सियासत का हिस्सा रहे, सियासत के अलावा आपकी मसरूफियात जितनी भी हों, सियासत कहते हैं फर्द छोड़ दे लेकिन सियासत उसे नहीं छोड़ती। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गोरख धंधा जो लफ्जों का होता है, एक आम आदमी को इसमें कुछ मिलता है या हर दफा एक नई पैकिंग के अंदर वही पुराना सब कुछ उसमें दबा के आवाम के सामने रख दिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म। देखिए, पहले तो एक लेमैन अप्रोच से अगर आप बजट को समझने की बात करें, हाँ। तो ना सिर्फ बजट रिफ्लेक्शन है आपके इंटेंट का, कि आपकी तरजीहात क्या हैं, हम्म। बल्कि इसको दूसरे लफ्जों में ये भी समझ सकते हैं कि बजट से पार्टी पॉलिसी भी वाज़ेह होती है। आपका मैनिफेस्टो में किया गया अवाम से वादा, हम्म। वो रिफ्लेक्ट होता है। और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही आसान काम ये है कि अपने अपने सूबे या वफाकी बजट को का मवाजना मुताल्लिका आज़ादी अक्सरियत रखने वाली पॉलिटिकल कोलिशन पार्टीज हाँ। के मैनिफेस्टो से मवाजना करके आप उनके कौल और फेल में तजाद को देख सकते हैं। हम्म। आप बजट में अमूमी तौर पर रिफ्लेक्ट करते हैं प्रोजेक्टेड, अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। आपकी तरजीहात चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मास ट्रांसिट बनाने में हो, डिफेंस एलोकेशंस हो, या आपकी तालीमी सरगर्मियां हो, उसको उसकी शरह कितनी रखी गई है, कतई नजर इस बात के
कि आपकी इनकम आपने बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है। तो इसका भी मवाजना इस बुनियाद पे किया जा सकता है कि एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर आप ये देखें कि उस बजट का जिसका दावा बजट में किया गया है, क्या उस बजट में किए गए दावे की रकम इनकम जनरेट हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आप खर्च कहाँ से करेंगे। तो ये बेसिकली आपकी बात दुरुस्त है कि इसको अगर अल्फाज और स्टैटिस्टिक्स शुमारियात की बुनियाद के ऊपर उसको एक रिफ्लेक्ट करने की बात करें तो आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं, वो जो नजर आता है या टेंजिबल या इनटेंजिबल दोनों का मवाजना किया जाए, तो बदकिस्मती से हमारे पास अमूमी तौर पर मिनहसुल कौम हम कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी बनाने से कासिर रहे हैं। माँ सिवाय इसके कि कौम को हमने मोहताजी के ऊपर लगा दिया है, चाहे वो हेल्थ स्कीम के नाम पर हो, चाहे वो फलाना सपोर्ट प्रोग्राम हो, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, लेकिन वहां पर आप स्किल्स डेवलपमेंट की बात ही कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो ये होनी चाहिए कि कॉटेज इंडस्ट्री, एसएमई सेक्टर के लिए या हुनरमंद बनाने के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, तालीम में आपका जीडीपी का कितना बजट एलोकेट किया गया है, ये समझने की और सोचने की भी बात है ये पॉलिसी मेकर्स को भी। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी होनी चाहिए जो कि पैदल तय, कतई नजर इस बात की कि कोई आया कौन गया किसकी तरफ से उसको मुतारिफ कराया गया। तो नेशनल पॉलिसी यूनिफॉर्म और यूनिफाइड होनी चाहिए। ठीक है। अभी तो खैर खुशकिस्मती से पाकिस्तान का एक रोल बैनुल अक़वामी तौर पर इंतहाई अहम रहा और यकीनन वफाकी हुकूमत उसकी कोलिशन पार्टनर्स लायक तहसीन है कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया डिप्लोमेटिकली। आर्म फोर्सेस के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो ये मुश्तरका काविश है। अब इसके जो रिपरकशंस हैं, इसके बाद जो पाकिस्तान को मौके मुयस्सर आएंगे बैनुल अक़वामी तौर पर, और वो मशरूत है आपके मुल्क के अमन अमान से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। तो इस मौके को भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाना है, इन्वेस्टमेंट लुक्रेटिव प्रोजेक्ट करना है। ठीक है जी, ठीक है। सोबिया शाह साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? तक का फौरी लोन हासिल करें, यूं पैसा करो और सोबिया शाह साहब गालिबन होल्ड पे चली गई हैं। अब अयाज साहब, ये सारा मामला आपके सामने है, फिर नाराज अरकान का भी मैं जिक्र करना नहीं भूलूंगा। उसकी वजह यह है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं हुए। दावा है कि शायद तादाद 30 से भी ज़्यादा है, कुछ लोग 40 कह रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक कहें इसे, नाराज अरकान कहें, या जो भी आप नाम दे दें। तो बजट मंजूरी में उनका अहम किरदार होगा। फिर सुहेल आफरीदी साहब, पहले उन पे केसेस हैं, इलेक्शन कमीशन में भी केस है, उन पे 26 नवंबर वाला इशू भी है, ये मामला भी हैं। फिर एक अलहदा धड़ा सामने आ गया है फिर अलीमा खान साहिबा की जानिब से कि बजट पेश नहीं करना। तो आपको नहीं लगता कि सुहेल आफरीदी साहब तो उनके मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है? देखिए इरफान साहब, आपने बात की और मैंने आपको पहले भी कहा कि अलीमा खान साहब है ना, खुद जो है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आप जो है ये पेश कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आज उनके खिलाफ कुछ हमारे मुखालिफिन ने ट्वीट्स भी किए हैं कि पिछले साल आपने जो है आप इजाजत नहीं दे रही थी, इस साल जो आप इजाजत दे रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने नाराज अरकान की बात की, तो वो जो 30 और 34 बता रहे थे वो आज कहाँ पे थे। आपने आज देखा कि अली अमीन साहब और बाकी जो जिनके बारे में ये बातें हो रही थी, तो वो सारे जो है असेंबली के फ्लोर पे बैठे हुए थे। दोनों सीएम साबिका और हमारे इस वक्त की जो सीएम है, दोनों एक साथ बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे और उन्होंने मुश्तरका तौर पर आज जो है बजट पेश किया है। दूसरी बात यह है कि जो पार्लिमानी कमेटी की आप बात करें, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कोई 8 थे कि 9 बंदे नहीं आए थे, और उनकी खुद की जो है उन्होंने पहले से बताया था कि क्या वजूहात है क्यों नहीं आए हैं। बाकी आप देखेंगे कि अगर इतवार को और सोमवार को जो सेशन लगते हैं उसमें वो लोग स्पीचेस भी करेंगे, बात भी करेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि पार्टी जो है मतलब आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि ज्यादा मसाइल नहीं है नाराज अरकान के हवाले से। कोई नाराजगी भी है तो वो सिर्फ इस हद तक होगी कि हमारे इलाके में या डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं हुआ या फंड्स नहीं जारी हुए, इस हद तक होगी, उस हद तक नहीं होगी जितना मैं सोच रहा हूं। हर पार्टी में होता है। ठीक है, यार पार्टी में। सोबिया शाह साहिबा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा इरफान साहब, एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ये भी देख ले तो इस वक्त जो लोग कह रहे थे कि पार्टी के अंदर शायद इस तरह के हालात बने हुए, मेरे ख्याल से हमारे लिए अपोजिशन की तरफ से भी वो हालात नहीं बने थे जो कि बनते हैं।
अगर अच्छा। आप देखते तो खैबर पुख्तनख्वा की अपोजिशन जो थी वो भी उतनी ही शायद इस बजट को पास करने के लिए, पेश करने के लिए मुतहर्रिक थे जितने की हुकूमत थे, क्योंकि वो ही चाह रहे हैं कि शायद ये आवाम के लिए ज्यादा जबरदस्त है, आवाम को ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। चलें, तो ये मेरे ख्याल से ऑपोजिशन से पूछ अपोजिशन की लेते हैं तरफ ना से भी डॉक्टर साहब, ये सोबिया शाहिद साहबा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। सोबिया साहबा, अब आज एहतजाज भी हुआ इस बजट के दौरान, और ये भी कौन कौन से बजट की ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ऑपोजिशन को एतराज़ात हैं, ये भी हमें बता दीजिएगा। और साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा कि नाराज़ अरकान वाला मामला वाकई संजीदा लिया जाए, इससे हुकूमत के लिए कोई संजीदा ये मामला है, या आप समझती हैं कि सिर्फ ये बजट से पहले इस किस्म की बातें होती हैं फंड्स रिलीज करवाने के लिए, या कैबिनेट का बाज लोग हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ तक ही महदूद है ये मामला? हाँ, शुक्रिया जी। लेकिन बात दरअसल ये है ना कि अभी तो 10 दिन रह गए थे ऑलमोस्ट। अगर ये 10 दिनों में बजट पास नहीं होता तो ऑटोमेटिकली ये हुकूमत तो ख़त्म होती। लेकिन बजट जो है वो खुद वज़ीर आला साहब और उन लोगों ने अपना मशवरा किया, अपने दरमियान किया और आज आके बजट पेश कर दिया है। हाँ। अभी आगे आगे देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है नहीं, ना। आपके आज तो आपके सिर्फ इस गुफ्तगू से आगे आगे आपको कुछ मालूमात हैं तो आप बताएं ना हमें कि आगे आगे क्या होने जा रहा है। 28 को गालिबन ये बजट मंजूर करवाया जाएगा। बिल्कुल जी, 28 तक हाँ। का बजट मंजूर हो जाएगा। अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है। अभी संडे के दिन 11 बजे से जो है वो स्पीचेस स्टार्ट होंगी, उससे अब अंदाजा लगाया जा सकेगा। तब हम बात करेंगे कि जो नाराज अरकान है वो क्या कर रहे हैं, आगे से क्या होगा। आज तो खुद सीएम साहब ने, चूंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि वो बजट पेश करे। स्पीच करे, लेकिन चूंकि वो हमारा तो कोई भी केपीके में कोई इस तरह इलेक्टेड इनके 93 मेंबर में से कोई इस तरह अहल नहीं था, या इस तरह कोई और इनके साथ था ही नहीं कि वो वजीरी खजाना बनता, क्योंकि मुजम्मिल साहब जो है वो तो कराची से हैं और कराची बाई यार आते जाते रहते हैं और सबको पता है। औरंगजेब वही साहब कहाँ हमारा से जो हैं? है आगे से जो हमारा एनएफसी का अभी मुकदमा जो है वो भी इस तरीके से नहीं पेश कर सका, जो सूबे के लिए जो है वो कुछ लेकर आते या कुछ कर लेते, जिससे हमारी कोई भी जो हमारे अपोजिशन के डॉक्टर इबाद साहब है या अहमद कुंडी साहब, जो इनके साथ बैठ के सबने हमने एक मिलकर कहा था कि हम सूबे का जंग इकट्ठे लड़ेंगे और सूबे के लिए एनएफसी में अपने शेयर जो हमारी मर्ज इस्लाह है या इस तरह उसके लिए लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो सब उस पे नाराज है सूबे के बिहार पे, कि उन लोगों ने तो 109 अरब रुपए उधर, कम से कम हम सबसे पूछ तो लेते, हम कुछ न कुछ तो उनसे आज ऐवान में मुलाकात कर तो हुई लेते। है असद कैसर साहब की, वजीर आजम खुद जाके मिले हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी थे, ऑपोजिशन लीडर भी थे, महमूद खान अचकज़ई को फाटा के हवाले से भी बात हुई है, खबरों में आया कि टैक्स पे छूट देने के हवाले से। बिल्कुल जी, उसके बारे में तो हमें अभी तक, क्योंकि हम अभी तकरीबन 8 बजे असम्बली से निकल आए हैं, तो हम अपनी असम्बली में आज बिजी थे। अभी न्यूज़ देखेंगे तो पता चलेगा अच्छा। न किससे हमारी बात हुई है, कि मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती इस बारे तो में। फिर लेकिन ये अपने सूबे जो के बारे में आपको हाँ। ये कहूंगी कि आज हमारा सिर्फ बजट पेश हुआ, और अगर आपको पता है हस्बी मामूल वज़ीर आला साहब ने वजीरी फाइनेंस के जगह पे जो स्पीच दे रहा था, हाँ। और वो कर रहा था, तो उसको चाहिए था कि उनके बजट स्पीच में तो यही होता है ना, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि मेरा ये 14 बजट है, 13 बजट अभी ये जो हुआ है कि मैं इधर असम्बली में एमपीए हूँ, 13 साल हो गए मेरे, तो कभी भी तेरा मौका नहीं आया कि जो बजट स्पीच के बगैर कोई तकरीर स्टार्ट करे। लेकिन उसने अपनी वही वज़ीर आला का वो कर रहा था, व्हाटएवर जो भी था, लेकिन उसने जो है वो स्पीच स्टार्ट की और वही अडियाला और इमरान खान साहब और उनकी जो है जिक्र करना स्टार्ट किया है। तो हमने कहा अभी कानून और रूल्स के मुताबिक असम्बली तो इससे चलेगी ना, आप लोगों की मर्जी से तो नहीं चलेगी। मैं उधर से उठी हूँ तब भी वो नहीं हुआ। हम साथ में, अगर आपके पास नहीं है बजट स्पीच तो ये मैंने कहा ये आप ले ले और बजट स्पीच में करें, क्योंकि आज एक अहम दिन है और बजट है, और ये आप रूल्स और कानून के
उस तो जिम्मे में आपको आगे आपको फिर एतराज कबूल ये है कि कराएंगे। सुहेल आफरीदी साहब ने बजट वजीर खजाना ने नहीं की, फिर आप दूसरा ये भी कह रही हैं कि वो जिक्र करते रहे अपने बानी चेयरमैन का और उनकी जेल से रिहाई का, हाँ, ऐसे वाले। तकरीर स्टार्ट की है ना उसको, हाँ, वो लेकिन तकरीर वो वैसे फिर डॉक्टर साहब से मैं जानूंगा इस हवाले से कि हमेशा वो हमें बताया जाता है कि जो लोग रहनुमा होते हैं वो अगर लिखी हुई चिट से पढ़ते हैं या पेपर से ड्राफ्ट से किसी से, नहीं तो वो नहीं जी, नालायक होते हैं, आप लेकिन नहीं आज सुहेल नहीं आफरीदी नहीं जी, साहब को हमने पढ़ते हुए देखा है। बजट स्पीच अच्छा, उसमें बिस्मिल्लाह भी इरफान लिखा साहब, होता आपने है, जो बात की ना, ये उसमें सूर्या साहिबा बिस्मिल्लाह ने भी लिखा होता है, और आज आखिरी असम्बली में भी मैं देख रहा था पाकिस्तान कि ये फाइंदाबाद तक जो है वो बजट सहाफी स्पीच लोगों में ही के लिखा पास जा होता है। रही थी और जी। उनको ये कह रही थी कि शायद सीएम साहब ने जो है वो स्पीच जो है वो स्पीच स्टार्ट की है। हालांकि ये जो स्पीच थी ये बजट स्पीच थी, जो बजट था, और उन्होंने इसलिए देना था कि जिस तरह अगर आप देखते हैं कि अगर मुजम्मिल असलम साहब जो है वो एडवाइजर है सीएम साहब के, चूंकि वो मिनिस्टर नहीं है तो वो नहीं बात कर सकते, हालांकि बात कर सकते हैं वो असेंबली अगर इससे पहली अप्रूवल दे दे। हाँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इनके पास औरंगजेब साहब जो है वो भी कोई इलेक्टेड बंदे नहीं है, और ये क्या हमें बताएंगे कि जिनका खुद का जो वजीर खजाना है वो इलेक्टेड नहीं है, तो ये कैसे कह सकती है कि नहीं, यहाँ पे जो है ना इलेक्टेड हमारा कैसे नहीं है वादा, आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो वो कहाँ से इलेक्शन जीत कर आए हैं? नहीं, इलेक्शन सिर्फ सेनेटर इलेक्शन जीत के नहीं होता, सेनेटर भी तो वफाकी वजीर बन सकता है ना। तो ये जब सेनेट फॉर्म 47 पे मेंबर्स ने दिए हैं फॉर्म उनको। 47 पे बनी है, फॉर्म 47 पे जो असेंबली बनी है जिनकी 17 सीटें हैं, वो अगर किसी को इलेक्ट अच्छा। करके लेकर आए तो उसको आप कैसे जो है ना नहीं, मानेंगे? वो आपके दौर में भी कैसे कह सकते हैं? बहुत सारे वफाकी वज़रा सेनेटर्स भी थे, वो कोई इलेक्शन नहीं, नहीं वो लड़े थे वो। देखें, वो तो वो तो हम तो 17 सीटों पे हमने हुकूमत नहीं हासिल की अच्छा, आप समझते थी। हैं कि हम 2018 का हुकूमत तो इलेक्शन फॉर्म फेयर था 45। इसलिए हमारा वो जायज था सब कुछ। हेलीकॉप्टर में लोग जहांगीर तरीन जी लेके बिल्कुल, आए वो थे, जायज मेरे था, ख्याल तभी से, तो हम अगर बैठे भी थे, याद और अगर नहीं है जायज ना होता तो फिर हटाया क्यों 2018 था? का इलेक्शन, और उसका जो अगर किसी के हेलीकॉप्टर जा बलबूते पे रहा आए था हुए और होते तो उन्हीं के मेंबरान बलबूते पे चले खुदा बैठे के चले होते। आप दोनों शामिल थोड़ा कर सा रहे थे। वक्फा दीजिएगा मुझे, मैं रेहान हाशमी साहब सुन रहे हैं। रेहान हाशमी साहब, ये सेनेटर वफाकी वजीर तो हो सकता है, एक नई बहस छिड़ गई है। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, चूंकि उनका ताल्लुक पीटीआई से, वो कह रहे हैं ये तो 17 सीटों की हुकूमत है, इनका ऐवान जो बना है उससे अगर किसी को इलेक्ट करवाया जाता है तो उसकी क्या अहमियत है? देखिए, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और माजी का आपने जो हवाला दिया बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि माजी में एक चीज होती रही है हमारी बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो सूबे में हो, वफाक में हो, या किसी पावरफुल क्वार्टर में हो, वो आइन की पासदारी के बगैर मुल्क या मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। जी। ये जरूर है कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, कई जगहों पर कानून की लेजिस्लेशन में इंटरप्रिटेशन होती है। हाँ। आज भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन ऐसी है जिसको जिसको मजीद इलाबरेट करने की जरूरत है। 62 और 63 आज तक इलाबरेट नहीं हो सका। आर्टिकल 140A इलाबरेट नहीं हो सका। ठीक है। बेसिक ह्यूमन राइट्स या बेसिक हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इलाबरेटेड होना जरूरी है। हाँ। तो लेकिन जो आपकी बात है वो दुरुस्त है कि बीइंग अ सेनेटर और कानून में मौजूद है कि उसको किसी भी कोई भी कलमदान दिया जा सकता है। 6 माह तक तो वैसे ही रह सकता है, फिर उसके बाद उससे कहीं ना कहीं से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक तो है। ये चीजें होती हैं, लेकिन असल बात ये है कि पॉइंट स्कोरिंग की जो अभी सूरत हाल मुल्क की हो रही है, उसमें तरजीहात, मैंने आपसे अर्ज किया था आगाज में कि तरजीहात को तय करना जरूरी है। अगर तो पार्टी मौजूद है और किसी भी वजह से, क्योंकि माजी का हिस्सा रहा है, अगर आप देखें अनफॉर्चुनेट है बहुत ज्यादा कि जब पीपल्स पार्टी इख्तिदार में थी तो मुस्लिम लीग नून तख्ता मश्क थी जी, और उसके लीडरान पाबंद सलासल थे। मुस्लिम लीग नून आई तो पीपल्स पार्टी के लोग जो थे वो पाबंद सलासल थे और कई की दिहाइयां गुजारी। इसी तरह जब पीटीआई आई तो पीटीआई ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जो माजी की रिवायत थी। और आज वही चीज रिवायत से भी काफी बढ़ गए थे वो तो। मैं बहुत ज्यादा तनकीद, वो तो सबके सामने है कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ। पार्लिमानी जुबान खराब हो गई, मिजाज खराब हो गए, हमारी रेपुटेशन भी बहुत खराब हुई, और ये देखिए खत्म होना चाहिए। पुलिस और जजों तक को धमकियां दी गई, ये तो हमने देखा। देखें, ये सब चीजें अच्छी बात तो नहीं है ना। ये मुल्क में एक रिवायत को, अच्छी रिवायत का आगाज होना चाहिए, ना कि
रवायत कोई बड़ी नेगेटिविटी की तरफ जानी चाहिए, और ये मुश्तरका काविश का नतीजा हो सकती है। और ये पार्लियामेंटेरियंस को और मुल्क में इक़्तिदार और इख्तियार रखने वालों को भी तय करना होगा हाँ। कि किस हद तक जाया जा सकता है और कानून की पासदारी कितनी जरूरी है। आज जो सूरत हाल केओस या अनार्की नजर आती है आपको, या पॉइंट स्कोरिंग करते हुए अपनी तमाम एनर्जी, हाँ। अपनी तमाम तवानाई ताकत सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे लगा देते हैं। 80% अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे लगाएंगे तो 20% आवाम के लिए बचेगा। हाँ। तो यही पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग में और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाई जाए तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अभी स्पेस है और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। हाशमी साहब, 75 हमारे यहाँ साल तो ही हुए हैं। बदकिस्मती से पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी तकरीरें करना या जोशीले खिताब वालों की फॉलोइंग ज्यादा होती है बनिस्बत के काम करने वालों की। देखें, हर आदमी का अपना तरीका है। ये इल्म सियासत हाँ। में तो तकरीबन 3,500 साल से मुख्तलिफ किताबें लिखी जाती रही हैं। हाँ। और आज भी ऐसी अक़वाम मौजूद है जो कि अपने दौर की आज से कई कई हजार साल पुराने इल्म सियासत के हवाले से, चाहे वो मुकदमा इब्न खल्दून हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो द प्रिंस हो, उसके फॉलोअर्स तो मौजूद है ना, उसकी हैसियत तो है ना उन राइटिंग्स की। उसके फॉलोअर्स आप अपने इर्द गिर्द में, पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल लीडरशिप में नजर आएंगे आपको, देखेंगे आप उनको किस अंदाजे फिक्र क्या है उसका। लेकिन भारत पाकिस्तान को अभी तकलीफ हुए 75 साल हुए हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आज का अमेरिका 200 साल के बाद बना है आज का। हाँ। तो पाकिस्तान को अभी जल्दी सीखने की जरूरत है, पाकिस्तानियों को जल्दी सीखने की जरूरत है। अभी तो पार्लिमानी निजाम रखना है, सदाती निजाम रखना है, इसके ऊपर भी मुबाहिसा होना है। असल चीज तो यह है कि तर्ज हुक्मरानी क्या होनी है आपकी। ये नहीं देखें कि हुक्मरानी करनी किसने है, मैं जरा देखें कि हुक्मरानी का पैमाना क्या होना है। हाशिमी साहब, जाहिर है वो अमेरिका को आप बता रहे हैं 200 साल लगे, हमें इर्तिकाई मनाजिर थोड़ा जल्दी तय करनी होंगी क्योंकि हम पहले ही बहुत दुनिया से पीछे रह गए। सोबिया शाहिद साहिबा, ये कहिएगा कि ये जो नाराज धड़ा है, जाहिर है आपकी सारी असम्बली के अंदर मौजूद होती हैं, सारी मालूमात है, बातचीत भी आपकी होती है, इसे कौन लीड कर रहा है, या ये नाराज हर एक ग्रोह जो है वो अपने 10-15 लोगों को लेकर चल रहा है, या मुश्ताक गनी साहब इब्तदाई तौर पर कहा गया था इन्हें लीड कर रहे हैं, कोई इनका लीडर है? देखिए, वो तो बता रहे हैं कि ये पूरा ग्रुप है जिसमें से वो 45 बंदे बता रहे हैं। 45? 45? मेरे इल्म में तो 35 था, आप तो उससे भी 10 ज्यादा बता रही हैं। हाँ, 40-45 बंदे बता रहे हैं। अच्छा। मतलब जो हुकूमत में है वो है, जो नहीं है वो ये बता रहे हैं कि हमें सिर्फ एक एजेंडा दे कि खान साहब को ये लोग कब मतलब उनसे मिलने जा रहे हैं, या उनका क्या एजेंडा है, इनकी क्या रिहाई के हवाले से आपने क्या किया है, सोहेल अफरीदी से जवाब मांग रहे हैं क्या है, क्या आप लोगों का क्या प्लान है। हाँ। या इस तरह बैठ के खुद जो चंद लोग हैं वो अपने दरमियान जो है बंदर बांट कर रहे हैं, और जो बाकी 45 बंदे हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको हाँ। न कोई फंड दे रहे हैं और न कोई काम, न उनसे कोई तरक्की का काम है, न कुछ और उसको दे रहे हैं। बाकी जो जिसके हाथ में जो लगा है बस वही आ जाते हैं, वही हुकूमत चला रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें बताया, अगर ये हमारा नहीं होता तो हम तो खान के वोटों से आए हैं। हाँ। तो आगे से हमें तो कम से कम अपना प्लान तो बताएं कि आगे से आपने क्या करना है। तो उनको मनाने के लिए कोई बातचीत चल रही है? ये अभी उनका इंटरनल मसला है, मेरे ख्याल से इंटरनल रहेगा, लेकिन आज तो सब बैठे हुए थे। अभी हमें ये संडे के दिन से पता चलेगा कि आगे क्या होता है। हाँ, और ये भी रूमर्स हैं, आपके इल्म में कोई ऐसी बात है तो हमें आगाह कीजिएगा कि वजीर आला की दौड़ में और भी बहुत सारे नाम शामिल हैं। आप समझ रही होंगी, असद कैसर के भाई भी गालिबन शामिल है, उमर अयूब का भाई भी शामिल है, इवन के कहा जा रहा है जो मफरूर है मुराद सईद साहब, उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिए हैं सोहेल अफरीदी से। बिल्कुल जी, यही सुनने में आ रहा है। और आपको पता है कि पीटीआई के हर एक, आप तो ये पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हैं, पार्लियामेंट के बाहर जो जितने भी लोग हैं, हाँ। वो सब भी अपने आप को वजीर आला ही समझते हैं कि अच्छा। हम आगे कल न जाएंगे, वजीर आला के सीट पे बैठेंगे। और अगर नहीं भी है तो सब जो है वो यही इनको धमकाते हैं कि हमने गालियां देनी है, और इनको धमका प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया की तरीके से, और उससे कि हमें फंड दे और ये चीजें दे, ये ब्लैकमेलिंग के साथ हो रही है। सोबे साहब, आज हुकूमती ऐवान में कितना नंबर था, कुछ आइडिया है आपको? 93 है ना इनका नंबर?
मेरे ख्याल से इनके कम अगर 90 तो आए होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई सीट खाली नहीं थी अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से, सब आए हुए थे। और ये मुझे तकरीबन 2013 से लेके अभी तक ये फर्स्ट टाइम आज इस तरह देखने को आया था कि ये सारे आज पूरे थे, कि अब अच्छे के लिए थे, बुरे के लिए थे, मतलब अपने अपने इस पे आए थे, लेकिन गवर्नमेंट के साइड से सब आए थे। अच्छा, तो ये फिर 28 को ही वाजे हो जाएगा कि कौन किस तरफ खड़ा है। हाँ, कौन किस तरफ खड़ा है। और नहीं, अभी ये संडे से जो स्पीच स्टार्ट होंगी हाँ ना, बिल्कुल। उसी से पता चल जाएगा कि हाँ, आगे उसमें इनके चार दिलों में चार क्या बीच है। में गैप भी आ रहा है ना, 4 छुट्टियां, एक तो कवायद के मुताबिक 2 रोज होगा, फिर उसके बाद शूरा भी बीच में आ नहीं रहा है। नहीं नहीं, आज जो है, क्योंकि इन लोगों ने वो स्पीचेस काट दिए थे, फिर अपोजिशन नहीं मान रहा था, तो अभी संडे से ही स्पीचेस स्टार्ट होंगे। 3 दिन स्पीचेस होंगे, फिर 3 दिन के बाद जो है 2 दिन जो है वो भी छुट्टी मेरे ख्याल से खत्म कर दी। आगे से जो है फिर कट मोशन होंगे, कट मोशन के बाद फाइनेंस बिल होगा, और इसके बाद ये होगा। ठीक है। और ये जो बताया जा रहा है कि उस रोज पता चलेगा, तो क्या इस हवाले से आपके ऑब्जर्वेशन है, और खास तौर पे ऑपोजिशन कहाँ खड़ी है? तमाम ऑपोजिशन जब आते हैं, सबसे बड़ा नंबर तो JUI फे का है वहां पर, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून है आपकी जमात। देखिए, अभी तक जो हमारी अपनी मीटिंग हुई है उसमें तो यही बात है, अपोजिशन अपनी स्टांस पे, हम उसी तरीके से आज सब मिलकर गए हैं और एहतजाज किया। और उसके बाद जो है सबका ये कि स्पीच, बजट स्पीच जो है भी ये भी सुनने में सुन लिया है सबने, दरमियान दरमियान में से, लेकिन जितना एहतजाज जिसने करना था वो कर लिया हमने। और आगे से अभी जो है ना, सबका यही था, हमारी लीडर अपोजिशन ने और पार्लिमानी लीडर ने, कि बजट को अब देख ले सब, और उसके मुताबिक जो है ना वो तैयारी कर ले। तो अब देखते हैं बजट कट मोशन में, और इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। और मुमकिन तौर पे कोई इस किस्म के रूमर्स भी हैं कि काबीना में मजीद भी इजाफा मुमकिन है? अभी तो अब तो पता चलेगा ना इनका, ये तो 28 को, कि ये लोग क्योंकि अगर बहुत सारे नाराज हुकूमत अरकान मेरी गिराना मालूमात के चाहते हैं। मुताबिक कैबिनेट का भी हिस्सा बनना चाहते हैं ना। बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको पता है कि मिनिस्ट्रियों के लिए नाराज हो गए हों, नाराज होंगे, ये भी ठीक है। पॉसिबल है। लेकिन उनका एजेंडा जो है वो ये है कि खान साहब की रिहाई, वो हाँ, यही कह रहे हैं ठीक कि है। हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी हमें बताएं, क्योंकि आगे से भी ये तीसरा बजट है हमारा, और वापस जाना भी है अपने हलकों में। हम पीटीआई के वर्करों को क्या बताएंगे कि हम हाँ, क्यों नहीं आज़ाद खान के करवा लिए सके। हमने बिल्कुल, क्या अच्छा, किया है। वैलिड पॉइंट आपने उठाया। रेहान साहब, हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान की रिवायत रही है कि जब कोई हुकूमत हो वफाक के अंदर, ख़ास तौर पर उसकी इत्तेहादी जमातें हों, तो इत्तेहादी जमातें ब्लैक मेलिंग वाला, बदकिस्मती से ये चीज़ें देखने में माजी में हमें मिलती रही हैं, और हुकूमत को बहुत सारे अभी मामलात हमने गिलगित बल्तिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपकी नज़र में होगी, वहाँ हमने देखा किस तरह आखिर में फार्मूला ये तय पाया कि स्पीकर और जो गवर्नर है वो डिप्टी स्पीकर और गवर्नर मुस्लिम लीग नून से होगा, और पीपल्स पार्टी का वजीर आला वहाँ पे होगा। तो इस किस्म की सूरत हाल क्यों बन जाती है पाकिस्तान में, खास तौर पे देखने को मिलती है? दुनिया भर में यही है कि हुकूमतें जो हैं वो बजाय अवामी मफादात के अपनी सीटें, अपने गवर्नर्स, अपने आइनी ओहदे, उन पे तवज्जो ज्यादा होती है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, मैं जो आपका सवाल समझ पाया हूँ, आप उसको ब्लैकमेलिंग कह लें या आप उसको डायलॉग कह लें, हाँ। नेगोशिएशंस कह लें, और कहीं पर भी कोई भी हुकूमत, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाने के लिए ही इलेक्शंस लड़ती, और ये इल्जाम एमक्यूएम पे भी काफी लगता रहा कि तमाम हुकूमतों का हिस्सा बनने के लिए एमक्यूएम नेगोशिएट करती है, डायलॉग करती है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक है कि वो अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपने हलके के लोगों को ज्यादा फैजियाब करने के लिए ये बिल्कुल, मैं अपना, चले मैं अपना, के लिए। रेहान भाई कथा कलाम के बाद मैं अपना सवाल थोड़ा आसान कर देता हूँ, मैं शायद सही नहीं कर पाया सवाल। वो ये कि अपने ओहदे लेना और अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए
हुकूमत को मजबूर करना, ये दो चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है ना। तो हम ये ज़्यादा देख रहे हैं आजकल के बिल्कुल आप फ़लाँ जगह जी, जी। हमारा बंदा हो, फ़लाँ इन्हीं ओहदे पे हमारा बंदा हो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस हवाले से ये बिल्कुल, वफाक ये की आपका हुकूमत को पॉइंट में बात बाकायदा आई। नज़र आता है जैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखिए, मैं जी, अगर जी। इसमें बात देखिए करूं, ये बात दरअसल ये होती है कि जिस कुर्सियों पे बैठ जाते हैं तो फिर वो कानून आईन या हकूक के बारे में या जिसको हुँ, जो जरूरत है उसके हुँ, बिना पे तकसीम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या इस तरह कामों की नहीं होते। हाँ, वो जितना जिसके पावर है, अगर हमारा वजीर आला जो था डीआई खान का था, जो जितने भी फंड थे पैसे थे वो डीआई खान चले गए। अगर वो नौशेरा का था परवेज खटक साहब, तो सब जो है नौशेरा ले गया था, ठीक डेवलपमेंटल है। काम ये तो रिवायत नौशेरा में रही हो है रहे ना। थे। और हम जो देखिए फारूक एक लबारी साहब ने कॉम्प्रिहेंसिव काम पॉलिसी डीजे जो खान हमारे बना दिया इलाके था, में था तो वो सारे उस्मान काम बुज़दार ने दौसा में काम करवा सवात में दिया। हुए। ये तो रिवायत रही है। तो हाँ, मैं रेहान हाशमी साहब आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि है कि बजाय आप अगर अवाम के हवाले से मैं और आप कराची के रहने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा था तो एक स्ट्रीट क्रिमिनल ने एक नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया सिर्फ मोबाइल ना देने पर। तो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर फिर एक आम आदमी मुझ जैसा कहाँ जाए? देखिए आपकी बात दुरुस्त है ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेकर हम्म, आपके पास वहां पर मसाइल तो नहीं होते, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ले रहे हैं हाँ, तो वो पावर एक्सरसाइज करने के लिए ले रहे हैं। आपके पास रिलीफ देने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये भी सवालिया निशान है कि पूरे पाकिस्तान में कराची एज अ मेट्रोपॉलिटन मल्टी एथनिक सोसाइटी हम्म, एक ऐसा शहर है कि जहां पर हुक्मरानी तो करते हैं हाँ, लेकिन वहां पर डिलीवरी नहीं हो पाती है। हम्म, वहां पर एनएफसी तो होता है उस सूबे में, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड वहां पर नहीं मिलता और ठीक 10 है। साल से रोका गया होता है। हम्म, वहां पर मास्टर प्लान आज तक मौजूद नहीं है, लोकल बॉडीज नहीं है, आर्टिकल 148 की खिलाफ वर्जी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, डेलीगेशन ऑफ जो पावर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये भी देखने को आया कि पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है। सूबे कहीं पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए कि आप अपने इलाके में अपने जो जिस जगह से इलेक्ट हुए हैं हम्म, वहां के लोगों को फैजियाब करने के लिए, उनके ग्रीवियंस को दूर करने के लिए, वहां के नौजवानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए कोई बार्गेनिंग पोजीशन तो हो ना आपके पास। हाँ, लेकिन उसके लिए कानून की अमलदारी बहुत जरूरी है। कानून की अमलदारी नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन का इतलाक नहीं होगा, तो ये मसाइल आ रहे हैं आपके पास सामने हैं। और आपने पिन पॉइंट जो किया, जिस तरह के खास तौर पर पीपल्स पार्टी जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर नेगोशिएट कर रही होती है हम्म, नजर आई, तो वही चीज गिलगित बल्तिस्तान में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आई ना आपको। जी। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टी का हक है, आजादी अक्सरियत की बुनियाद पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके अवामी जो हैं राइट्स उनका ख्याल नहीं रखा जाता। मैं मशकूर हूँ आपका। रेहान हाशमी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद थे। सोबिया शाह साहिबा केपी के से आपका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से एमपीए हैं, आपके मशकूर हैं। और डॉक्टर शफकत अयाज साहब हमारे पास स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, केपी का बजट पेश कर दिया गया। पहले सराहनियाँ थी कि तहरीक इंसाफ बजट पेश नहीं करेगी क्योंकि बानी पीटीआई से मुलाकात जब तक नहीं करवाई जाती। अब बजट पेश कर दिया गया है। नाराज धड़ा अब भी नाराज उसी तरह मौजूद है। कहा जा रहा है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। अब देखते ये है कि बजट मंजूरी जो 28 जून को है, उस वक्त क्या ये नाराज अरकान इस बजट की मंजूरी के हक में खड़े होंगे, वोट देंगे या नहीं देंगे? क्या सादा अक्सरियत बजट मंजूरी के लिए जो दरकार है वो पूरी कर पाएंगे? सोहेल आफरीदी केपीके के वजीर आला, ये भी एक सवालिया निशान है। अभी तक देखना यह है कि 28 जून को क्या होता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।